लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मिरेकल न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। मुल्क भर में बढ़ते कोरोना के मामलात के पेश नज़र कोविड-19 पेशेंट्स को राहत के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मोहतरम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमा की सदारत में 1 करोड़ 40 लाख के खर्चे से 250 ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल किट्स खरीदे गए हैं जो आवाम को फ्री दिए जाएंगे। इसका इफ्तिताह आगापुरा फंक्शन हॉल में किया गया और हेल्पलाइन नंबर 7306000600 जो 6 बजे से शाम 12 बजे तक रहेगा और 25 माहिर तरीन डॉक्टर इस हेल्पलाइन के ज़रिए अपना काम अंजाम देंगे। किया था कि जो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के सिम्टम्स हैं, बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं और हो सकता है कि उसको कोविड हो या ना हो, लेकिन अगर ये पेशेंट जो है क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाता है तो चांसेस हैं कि वो कोविड वायरस से एक्सपोज हो और जो आदमी को कोविड नहीं है उसको भी वायरस लग जाए। तो इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने एक तरीका ये अपनाया कि जो पेशेंट्स को सिम्टम्स हैं वो लोगों को हम लोगों ने एक हेल्पलाइन का नंबर दिया। हेल्पलाइन के नंबर पे पेशेंट कॉल करता है और वहाँ पर एक टेलीकॉलिंग टीम होती है जो पेशेंट की डिटेल्स लेती है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो वीडियो कॉल भी करते हैं ताकि उनका ऑक्सीजन का लेवल मॉनिटर किया जाए और उनकी हेल्थ के हिसाब से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो उनको सिर्फ मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सिम्टम्स के साथ साथ जो है ब्रेथलेसनेस भी होती है। तो उस वक्त पे हमको ये मालूम करना जरूरी होता है कि उनका ऑक्सीजन का लेवल क्या है। ऑक्सीजन का लेवल मालूम करने के लिए हम सब जानते हैं कि ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ती, लेकिन आजकल मार्केट में ऑक्सीमीटर का भी उतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अगर ऑक्सीमीटर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऑक्सीमीटर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप जैसे फोन को अनलॉक करते हैं अपनी उंगली से, तो वैसा आप अपने मोबाइल पर अगर वो ऐप डाउनलोड कर लें तो आपको SpO2 कमोबेश मालूम हो जाएगा। तो SpO2 का मालूम होने के बाद डॉक्टर उनकी और कंडीशन को और सवाल पूछने के बाद उनको जो है प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि इनको अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं जो बेसिक मेडिसिन के वो कोविड के हैं वो दिए जाते हैं, और अगर ये केस मॉडरेट है यानी उनको ब्रेथलेसनेस भी है तो फिर डॉक्टर जो है ये देखते हैं कि इनको ऑक्सीजन सपोर्ट अगर देने की जरूरत है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हेल्पलाइन की टीम जो है उनको ये प्रिस्क्राइब करेगी कि ये पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके बाद जो है जो एक और टीम है जिसका नाम डिस्पैच टीम होता है। डिस्पैच टीम आप जैसे देख रही है यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और वहां पर दवाएं हैं। ये टीम जो है पेशेंट के अटेंडर से बात करके ये देखेगी कि अगर पेशेंट का अटेंडर बैंक तक आके ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकता है तो वो लेकर जाएगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो घर से बाहर नहीं निकल सकता या अटेंडर नहीं है घर में, उनके सिर्फ औरतें हैं वगैरह, तो उन तक जो है होम डिलीवरी कराकर उनको ऑक्सीजन वहां पर मॉनिटर करके पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा कि आपको कैसे ऑक्सीजन लेना है, अगर ब्रेथलेसनेस बढ़ती है तो कैसे आपको ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाना है। अब जो यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतजाम किए गए हैं इसके अंदर तकरीबन 200 बड़े सिलेंडर्स का इंतजाम किया गया और 50 छोटे सिलेंडर्स का इंतजाम किया गया, और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रिफिल की भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है कि अगर दिन में जो है अगर ऑक्सीजन रिफिल करवाना है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा, तो यहाँ पर जिस प्लांट से टाइप किया गया है उसका जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 1000 सिलेंडर को रिफिल करने की है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो रिफिल का जो प्रॉब्लम है, ये मसला है, ये फिल होगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो किट्स, मेडिकल किट्स भी जो है फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जितनी सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, हेल्पलाइन है, ऑक्सीजन सपोर्ट है, मेडिसिन हैं, ये सारी चीजें असद साहब की तरफ से ये फ्री में दी जाएंगी। तो मेडिकल किट्स के अंदर 2 किट्स हैं, एक माइल्ड पेशेंट्स के लिए है और एक मॉडरेट पेशेंट्स के लिए है। माइल्ड किट सिर्फ दवाएं हैं, जितने भी कोविड रिलेटेड दवाएं हैं। वो पेशेंट है जिसको ब्रेथलेसनेस भी है तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ साथ एक इनहेलर भी वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब एक आखिरी बात वो ये है कि ये जो हेल्पलाइन है, अभी फिल वक्त ये हेल्पलाइन सुबह में 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक यानी कि 18 आवर्स जो है रहेगी। तकरीबन हेल्पलाइन के सपोर्ट के लिए बड़ी टीम तैयार है जो कंटिन्यूअसली कॉल्स लेगी
कॉल्स मॉनिटर होंगे, कॉल्स डेटाबेस में ट्रैक होंगे और उसका जो है डेली एनालिसिस होगा। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे डेक्कन आलमनाई की एक डॉक्टर्स की टीम है दाना, जिनके बहुत सारे डॉक्टर्स दूसरे कंट्रीज में हैं, सऊदी अरब में है, यूएस में है, यूके में है। तो इनसे भी हम टाई अप करेंगे, क्योंकि इनका यूएस में और यूके में रहने से फायदा ये है कि हमारे पेशेंट्स अगर रात में 12 बजे के बाद, कोई रात में 2 बजे 3 बजे अगर कोई बीमार होता है और हेल्पलाइन पे कॉल करता है, तो हमको सपोर्ट मिलेगा ये टीम से जो दूसरे कंट्रीज में अपनी सर्विस देने के लिए बेताब हैं और तैयार हैं। तो एक आध हफ्ते के अंदर अंदर या हो सका तो और जल्दी हम लोग जो है इस सिस्टम को, हेल्पलाइन के सिस्टम को 24/7 बनाएंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जितना हो सके पेशेंट्स को अपने घर से ये सर्विस और हेल्प और सपोर्ट और उनकी काउंसलिंग सब कुछ कर सके। हमारी टीम में डाइटिशियंस हैं, काउंसलर्स हैं, जिसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद है कि इस वक्त पे जो इतना बड़ा स्टेप और असद साहब ने और उनकी पार्टी के पूरे लोगों ने और एक्सिस फाउंडेशन ने जो लिया है, इससे उम्मीद है कि अक्रॉस द लाइन जहां पर हो सके यहाँ पर हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल, इंग्लिश है, उर्दू है, तेलुगु है, जो लोग भी कॉल करेंगे उस किस्म के वॉलंटियर्स हमारे पास मौजूद हैं, ताकि पेशेंट को कंफर्टेबली उनके साथ कम्युनिकेशन हो और डॉक्टर उनको जो है मेडिसिन और जरूरत पड़ने पे ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब करे। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी आपने ये जो पूरी ऑक्सीजन बैंक की जो स्कीम है, इसका भी इंट्रोडक्शन, तारुफ आपने तफसील से सुन लिया। मैं सिर्फ इसमें चंद बातें ऐड ये करना चाहता हूँ कि मजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट के तहत ये पूरा काम आज यहाँ पर इंशाअल्लाह शुरू किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम से साल में एक मरतबा उनसे कंट्रीब्यूशन की अपील करती है, और जो पैसा जमा होता है इस ट्रस्ट में, उसके जरिए से हम लोग हर साल, बल्कि 2005 से गवर्नमेंट के स्कूल, खासतौर से उर्दू मीडियम मदारिस स्कूल में हम लोग काम कर रहे हैं। एक एग्जाम की फीस भी देते हैं, और जो बच्चे एसएससी में उनका जीपीए हाईएस्ट होता है उनको कैश अवार्ड भी देते हैं। क्योंकि जब से कोविड शुरू हुआ है, हम ये गवर्नमेंट स्कूल में ये स्कीम उसके इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो करीब हर साल हम लोग उस स्कीम के तहत 65 और 70 लाख के दरमियान में हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो इसीलिए जबकि अब स्कूल्स बंद हैं और वो पैसा है, तो हमने ये फैसला लिया कि इस तरह का एक काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमने बाज़ाब्ता खरीदा है, 250 सिलेंडर्स को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को खरीदा है, और इसमें दवाओं का भी जो मेडिकल किट है, उन दवाओं का भी इस ट्रस्ट के तहत उसको हम लोगों ने खरीदा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हेल्पलाइन के सिलसिले में भी जो 24 एग्जीक्यूटिव, 20 कॉल एग्जीक्यूटिव जो काम करेंगे, उनके भी अखराजात इसमें हमने शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट फेज में करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत इस तमाम इस स्कीम में आ रही है। और मैं
शुक्रगुजार हूँ एक्सेस फाउंडेशन का, उनके तमाम जिम्मेदारों का कि जिन्होंने हमको पूरा ताउन दिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके मातहत जो डॉक्टर्स हैं वो फ्री में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें और वहाँ पर जो हैं वो आपसे बात करेंगे और उनके फैसले और उनकी इजाज़त के बाद अगर वो कहते हैं कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर देना है तो वो इत्तला यहाँ पर दी जाएगी। और जो पेशेंट हैं अगर वो नहीं आ सकते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, सदर मोतमदीन, मुहिबान मजलिस इंशाअल्लाह ताला बहैसियत रज़ाकारा तौर पर वॉलंटियर का काम करेंगे और सिलेंडर वहाँ पर पहुँचाएंगे। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर सिलेंडर लेके जा सकता है। आपको हेल्पलाइन पर फ़ोन करना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे, पूरा मायना करेंगे, जो भी सवालात हैं अगर वो मुतमईन होते हैं कि आपको मेडिकल किट से आपका इलाज हो सकता है तो वो मेडिकल किट आप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर उनकी राय यह है कि नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको फराहम करना है तो वो भी फराहम किया जाएगा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस स्कीम से आप इस्तेफादा हासिल करिए और साथ ही साथ डेक्कन मेडिकल कॉलेज से फारिग जो डॉक्टर्स ख़ास तौर से नॉर्थ अमेरिका में हैं, वहाँ पर उन्होंने एक तंजीम बनाई, डेक्कन एलुमनाई ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उसमें जनाब तारूद साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। तो उन्होंने मुझे बाज़ाब्ता मैसेज भिजाया है और कहा कि असद साहब हम भी इसमें अपना ताउन देने तैयार हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका के वो डॉक्टर्स जो वहाँ पर कोविड के अस्पताल में भी काम किए, काफ़ी एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला हमको तो टेक्निकली कुछ करना है वो कर लेंगे, तो उनको भी इंशाअल्लाह इसमें शामिल करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि इस नाजुक वक्त में, इस बुरे वक्त में हम आवाम की ताउन करें और साथ ही साथ हम उन अस्पतालों का भी उनसे बोझ कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज, समाजी कारकुन जो काम कर रहे हैं वो भी काफ़ी प्रेशर में है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये हेल्पलाइन से लोग राब्ता करेंगे और ये डॉक्टर्स से बात करेंगे तो शायद उनकी डॉक्टर्स की सिफारिश, डॉक्टर के डायग्नोज पर इंशाअल्लाह उनका इलाज हो सकता है और वो मर्ज आगे भी ना बढ़े। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इससे इस्तेफादा हासिल करिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोई भी डॉक्टर्स के बोलने पर जिसको भिजाया जाएगा, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये आप अपने घर में नहीं रखेंगे, ये आपकी जायदाद नहीं है, ना प्रॉपर्टी है, बल्कि ये मजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। इसको वापस आपको करना पड़ेगा ताकि दूसरे जो जिसको ज़रूरत है उन तक हम ये उनको फराहम कर सकें। ये एक छोटी सी कोशिश है, मैं कोई बड़े दावे नहीं कर रहा हूँ और आप और हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बल्कि मैं तो आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के तमाम वो डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पैरामेडिकल स्टाफ का, फ्रंट लाइन वॉरियर्स का और साथ ही साथ हमारे सहाफ़ियों का भी, जर्नलिस्ट का भी, जो ऐसे नाजुक वक्त में और बुरे वक्त में जहां पर हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है और हो रही है, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूं और हमारी कोशिश यही होगी कि जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं और मेरी आवाम से अपील है कि वो इससे इस्तेफादा हासिल करें। इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करिए
और थोड़ा सब्र से हमको काम करना है। मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है अस्पतालों पर, अस्पताल में बेड नहीं है, और अगर बेड मिल भी जाता है तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है। और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है, बहुत से मुश्किलात का सामना हम तमाम को करना पड़ रहा है। बस इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो हम अपना इसमें ताउन कर सकते, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ताउन करें। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उन तमाम अफराद ख़ानदान को जिन्होंने अपने अजीज़ व क़ारिब को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने भाई बहन को खोया है, मैं उनको अपने जानिब से उनको ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे हम उनको दिलासा दिला सकें। बहरहाल ये एक अजीब व गरीब दौर से हमारा वतन अजीज़ गुज़र रहा है, और मैं अपनी छोटी सी सियासी ज़िंदगी में मैं इतनी बड़ी तकालीफ, इतनी बड़ी मायूसी, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत मैंने कभी नहीं देखी। और बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के, ना मैंने कहीं पढ़ा कि हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह का कभी दौर आया होगा। और मुझे ये साफ तौर पर कहना पड़ेगा कि ये सेकेंड वेव जो कोविड की आई है, इसकी जिम्मेदारी भारत के वजीर आजम हिज हाइनेस, हिज होलीनेस श्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर आयद होती है। आप समझ रहे होंगे कि ये सियासी बात कह रहे हैं, मैं ये सियासी बात कर भी रहा हूं और ये सियासी बात है नहीं भी है, इसलिए कि भारत के संविधान में, भारत के आईन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, इंसान की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है, और ये हुकूमत उस फंडामेंटल राइट को ना समझी है, ना उसको इम्प्लीमेंट करने का इनके पास कोई नेक नियति है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जनवरी में भारत के वजीर आजम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए ये कह दिए कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कह दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कि दूसरे ममालिक हमारा मजाक उड़ा रहे थे, मगर हमने बता दिया कि कैसे भारत ने कोरोना से मुकाबला किया। आप पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ, उसमें वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी आप। स्पीच जब मैं सुन रहा था तो अफसोस हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि वो सीना तान कर कह रहे थे कि हमने कोरोना को ख़त्म कर दिया है, और लोग दूसरे फॉरेन कंट्रीज भारत के ऊपर शक कर रहे थे, मगर हमने उसको शिकस्त दे दी। ये ऐसे कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। ऑक्सीजन टैंक्स का आप 8 महीने तक सोते रहे, और 8 महीने के बाद आपने ऑर्डर दिया तो खाली 8 बने हैं। क्या इनको नहीं मालूम था दिसंबर 2020 में कि सेकेंड वेव आएगी? अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी असेंबली की स्पीच में ये बात कही, बल्कि वो एक्सपर्ट्स जिसको हम एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, जिनके पास एक नहीं 13 डिग्रियां हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि दूसरा वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा। आप बताइए कि कोई तैयारी नहीं की आपने। आपने लोगों को पिछले साल कह दिया कि थाली बजाओ, ताली बजाओ। तो आपने ये काम कर दिया। आपके पास आपने कुछ भी नहीं किया इसकी तैयारी के लिए। तीसरी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत बीजेपी कहती है। आत्मनिर्भर भारत अगर हम हैं तो हमको ऑक्सीजन सऊदी अरब से लेना पड़ रहा है।
आत्मनिर्भर भारत हम हैं तो रशिया हमको कह रहा है कि हम मदद करेंगे, दुनिया के मुमालिक हमसे कह रहे हैं हम देंगे। कौन सा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली के कैपिटल में, अस्पतालों में, जयपुर हॉस्पिटल में 20 लोग, एक और हॉस्पिटल में 20 लोग की मौत, नासिक में 22 लोगों की मौत, खबरस्तान भरे पड़े हैं, शमशान घाट भरे पड़े हैं। और मार्च में अखबारात में इश्तिहार नरेंद्र मोदी देखते इश्तिहार देते हैं एडवर्टाइजमेंट के, वेलकम। इनके बीजेपी रूल्ड के चीफ मिनिस्टर, आसाम का हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा बोलता है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। कल झूठ बोलता है वो कि मोदी जी ने पीएसए ऑक्सीजन टैंक्स को दे दिया है। आसाम भूटान से ऑक्सीजन मांग रहा है। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो फटी हुई जीन्स के माहिर हैं, वो बोले कि है ही नहीं कोरोना। एक यूनियन मिनिस्टर, एक फ्रंटलाइन वर्कर जब उनसे शिकायत करता है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की, तो बोलते थे को 2 थप्पड़ मारूं। अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं, कब लेते हैं मीटिंग? अप्रैल में मीटिंग लेते हैं, स्टेट से कहते हैं कि मेरे को डेटा भिजाओ, आपके पास कितना ऑक्सीजन है। सो रहे थे आप लोग। आप अप्रैल में पूछते हैं होम मिनिस्टर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, बताओ मेरे को, भिजाओ मेरे को। कहां गया आपका विजन? ये पूरा मैन मेड डिजास्टर है ये, और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आयद होती है। लोग यकीनन कोरोना से मर रहे हैं, मगर लोगों के सबसे ज्यादा मरने की वजह ये सरकार तैयार नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। जितने वेंटिलेटर आपने पीएम केयर्स फंड में ऑर्डर दिए, कितने वर्किंग कंडीशन में बताइए? मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को। क्या इंडिया के कैपिटल में लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मरेंगे? ये इंसानियत है? कहां गया नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू क्यों नहीं आते हैं? डिमोनेटाइजेशन किया तो आंसू आ गए, अब लोग मर रहे हैं। कौन सी चीज भारत के वजीर आजम को और उनकी कैबिनेट को मूव करेगी? कहां वो अपनी इंसानियत दिखाएंगे? और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं आज भी कह रहे हैं मोदी जीतेगा। अरे भाई, तुम आवाम की लाशों में, खबरस्तान में, शमशान में उनकी लाशें दफना रहे हैं, जला रहे हैं, तो तुमको अपने इख्तिदार की फूल की खुशबू आ रही उससे? कौन सा काम आपने किया बताइए? आज देश की आवाम, भारत की आवाम, मुल्क की आवाम परेशान है और इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास ना डायरेक्शन दे रहे हैं, ना इनके पास ट्रांसपेरेंसी है, ना कंट्रोल में है। सब इनके पास से निकल चुका है। आराम कर रहे थे, सीना ठोक के बोल रहे थे। आप मेरी एक एक बात का कोराबोरेट कर सकता हूं। लोकसभा में हर बीजेपी का एमपी खड़े होकर बोल रहा था कि मोदी जी की क़यादत में हमने कोरोना को हरा दिया। एक एक एमपी की तकरीर सुन लो आप। कहां गए वो लोग? आज जाकर मिलो उन लोगों से जो लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। कहां है, किधर है ये लोग? इसीलिए ये अभी भी वक्त है इनको कि वो होश के नाखून लें, गुरूर और तकब्बुर से निकलें। आप भारत से बड़े नहीं हैं। आज वो गरीब मर रहा है, आवाम मर रही है। लोग क्या कह रहे हैं? जो अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को कब्रिस्तान में और आपके शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनका फ्यूनरल राइट्स कर रहे हैं, पूछिए उनके जबान पर क्या है, क्या उनकी तकलीफ का इजहार हो रहा है? कहां ये सरकार? कहीं नहीं है। मोदी सरकार इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नहीं है इस क्राइसिस के दौरान में। वैक्सीनेशन का आप देख लीजिए। वैक्सीनेशन आप कब ऑर्डर देते हैं? कब ऑर्डर देते हैं आप? 2 मिलियन या 2 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लग रहा है।
जबकि हर रोज 10 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगना चाहिए, हर रोज 10 मिलियन लोगों को। अब तो सेकेंड डोज के लिए तो वैक्सीन ही नहीं है। पूछो आप, है ही नहीं वैक्सीन सेकेंड डोज के लिए, ना कोवैक्सीन है ना कोविशील्ड है। और ये कौन सी कीमत है? कौन सी कीमत है? ये क्या कीमत लगा रहे हैं? ये पूरे एक साल में लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में आवाम की आमदनी कम हो चुकी है। आप बोल रहे हैं कि पैसे दे के लो, कहां से देंगे गरीब? ये इसीलिए कह रहा हूं कि इनके पास ना ये कंट्रोल में है, ना इनके पास ट्रांसपेरेंसी है, कुछ नहीं है, ना डायरेक्शन है, हर एतबार से नाकाम साबित हो चुके हैं। अरे भाई, आप 2 दिन पहले इंपोर्ट ड्यूटी कम करते ऑक्सीजन पर और कोविड के मेडिसिन पर, 2 दिन पहले। ये आपका विजन है? जब लोग मर रहे हैं आप 2 दिन पहले करते। क्यों जीएसटी आप लगा रहे 20 पर? कितना जीएसटी है इसके ऊपर आपके? ये जो दवाएं हैं आपके, 1 मिनट, फिर मैं तो बोलेंगे इन गलत बोले। जीएसटी आपका देखिए, रेमडेसिविर पर और मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी है। ऑक्सीमीटर्स, वेंटिलेटर्स 20% जीएसटी। अरे निकालो ना भाई, क्या करेंगे पैसा रख के? क्या इंसान की जान से बढ़ के आपका जीएसटी? निकालो इसको, आप 6 महीने के लिए निकालो। कुछ नहीं, एमपी फंड हमारा ले लिया आप। कम से कम एमपी फंड हमारा होता तो हम कुछ कर सकते थे, ऑक्सीजन खरीद के दे सकते थे पूरे एमपीज। मगर सेंट्रलाइज, हर चीज सेंट्रलाइज। हम प्राइम मिनिस्टर से कहना चाह रहे हैं कि आप आइंस्टाइन नहीं है, आप अक्ले कुल आपके पास नहीं है। आप अपने आप को एक मशवरा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, अपने आप को सराउंड करो आप उन लोगों से जो आपके खिलाफ सच्ची बात बोल सकते हैं। आप सिर्फ यस मैन को, गुलामी करने वालों को, चमचों को जमा कर लिए अपने अतराफ में, जो खाली आपको देखते कि थाली मारते हैं, और देश आपकी ये जो पॉलिसी है भुगत रहा है। क्यों नहीं आपके ये क्यों हुआ? हम प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी से, क्यों हुआ फिर ये? आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये? मैं आवाम की तकलीफ और जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूं, और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं मुझसे मुत्तफिक भी होंगे कि हां, एक एक बात इसमें सच्चाई है। ये हालात हैं, और मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप मायूस मत होइए। यकीनन ये बहुत मुश्किल वक्त है, और हम तमाम मुल्क के लोगों को एक होकर सबकी मदद करना पड़ेगा। इख्तिलाफात और जो भी है उससे उठकर हम तमाम को मदद करना है, और इसी से ही हम ये जो एक हेल्थ इमरजेंसी है इसका मुकाबला हम कर पाएंगे। ये आसान काम नहीं है। और मैं और एक बात आपको बता रहा हूं कि मैं जो एक्सपर्ट से बात किया हूं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं देंगे तो थर्ड वेव भी आएगा, थर्ड वेव भी आएगा। और आप है ही नहीं वैक्सीन आपके पास। आप तो बोल दिए कि स्टेट्स को ले लो 400 रुपए में। कहां से स्टेट्स? शुक्रगुजार हूं तेलंगाना गवर्नमेंट का और दीगर स्टेट गवर्नमेंट बोले कि हम फ्री में दें। स्टेट के लिए पैसे नहीं है। अरे आपके पास है ना पीएम केयर्स फंड, जो खजाने पे बैठे हैं आप। पीएम केयर्स फंड क्या करेंगे? दो ना स्टेट्स को, आप पूरा बांटो। सरकार के पास पैसे, आप बोलिए हम देंगे, सब्सिडाइज करेंगे पूरे भारत की जनता को। राइट टू लाइफ प्राइम मिनिस्टर को जानना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि हर भारत के सिटीजन को इंजेक्शन दिलाना, वैक्सीनेशन। आप खाली इतने खरीद के बाकी तुम खरीद लो, क्यों खरीदेंगे? किस लिए हमारा पैसा आपके पास है? फिर ये आपका काम है कि हर एक को इंजेक्शन आप दिलाना, वैक्सीनेशन दिलाना आप।
क्यों नहीं दिए परमिशन आप फाइजर को? दिसंबर में फाइजर आया, आप नहीं दिए, बहाने बना दिए, चले गया। अब बुला रहे फाइजर को तो फाइजर बोल रहा है मुझे इंडेमनिटी दे दो। आप क्या कर रहे थे? आप क्या प्लानिंग है आपके पास? कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक बेवकूफ बनाएंगे भारत की जनता को? आप 6 साल से आप नफरत नफरत फैला का आवाज। ये हालात हमारे मुल्क के हैं। मैं आखिर में पूरी आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं कि बगैर मास्क पहने घर से मत निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके कोशिश करिए, आसान काम नहीं है और कोशिश करिए। वैक्सीनेशन अगर है उन जगह पर तो पहली फुर्सत में जाकर आप वैक्सीनेशन लीजिए। मजाक नहीं है, याद रखिए। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, याद रखिए बेड नहीं मिल रहे हैं अस्पतालों में। आप मजलिस के जिम्मेदारों से पूछिए कि रात में सुबह में 2-2 बजे शहरी के वक्त रोते हुए फोन आता है कि हमारे को बेड दिलाओ। माने बेबसी का आलम में आ चुका हूं मैं तो, कि फोन करते हैं कि कहां दिलाएंगे बेड। उन लोगों की आहें, उन लोगों का रोना, उन लोगों की तकलीफ। आप बताइए कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज मास्क पहनिए। और नौजवानों को बता रहा हूं कि ये सेकेंड वेव में बड़ी तादाद में नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। नौजवानों को कोविड हो रहा है। इसीलिए हम तमाम को ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, मास्क पहनना है। वैक्सीनेशन अगर सेंटर्स में वैक्सीन है तो फौरन आप प्लीज जाकर वैक्सीन लीजिए, टेस्टिंग करवाइए और अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हिमाकत मत करिए। ये कोरोना आपका इनविजिबल दुश्मन है जिसको आप देख नहीं सकते। अगर कोई ये समझ रहा कि नहीं काली नजला बुखार है, खांसी है, मेरे को कुछ नहीं होता, मैंने नहीं, आपको बर्बाद कर दे रहा अंदर जाके उन्हें। जो लोग आईसीयू से निकल के भी आते 15-20 दिन, एक महीना उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता उनको रिकवरी के बाद भी। खुद मजलिस के कॉर्पोरेटर को जानता हूं मैं, बास के लंग्स डैमेज कर दे रहा है। इसीलिए बचाइए अपने आप को, क्योंकि ये सरकार, मरकजी सरकार अब कुछ नहीं कर सकती। इनके हाथ से निकल गया ये। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कल मन की बात में एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ऑक्सीजन के बारे में बात करें, सिर्फ एक मर्तबा। हम प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि आप पूरे भारत की जनता के लिए वैक्सीनेशन दिलाइए। क्या करना है इतना पैसा रख के? भारत की जनता का पैसा है ना मेरा है ना आपका है। कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। बहरहाल ये हालात हैं और ये हमारी तरफ से बिल्कुल छोटी सी कोशिश है। मैं कोई बड़े दावा नहीं कर रहा हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, मगर हमको मिलकर ताउन करना है। और मैं साथ ही साथ हमारे पुलिस के भी जो लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहरहाल ये कोशिश है मजलिस चैरिटी एजुकेशन ट्रस्ट के। और ऑक्सीजन, हाँ एक और बात, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ही नहीं है। कहां नहीं है ना, कहीं नहीं है मार्केट में। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल ही नहीं रहा, अरे कहीं भी नहीं है। अब यूके भी जा रहा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। आत्मनिर्भर भारत है ये। क्या ऊंचाई पे पहुंचा दिए मोदी जी आपके, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है भारत को। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दस्तयाब नहीं है, गरीब परेशान है। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको। मैं बता नहीं सकता कि किस हाल से आवाम गुजरे, कहां से हमको लोग उम्मीद से फोन करते, हम थोड़ा बहुत कर सकते, बस तो बिल्कुल ही परेशान है। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे, वो मीडिया
जो भारत के वजीर आजम की चमचागिरी गुलामी करते करते थकते नहीं है। अरे अब तो उठो। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि आपके घरों में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सहाफी मर रहे हैं? सच्चाई दिखाओ खुदा के लिए, वरना याद रखो ये कोविड तुम्हारे को ही पहुंचेगा। जब तुमको पहुंचेगा तुमको अंदाजा होगा कि तकलीफ क्या होती है। ये गुलामी और बायसनेस छोड़ो, आप दिखाओ उन गरीबों की तकलीफ को, खुलकर दिखाओ। आपका काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, तनकीद करो, कौन रोकता है तनकीद करने आपको? मगर कुछ भी नहीं। एक साल पहले तबलीगी जमात ऐसा बना दिए थे। अब कहां गया आपका वो तमाम जोश और जज्बा, वलवला? कुछ नहीं। रात के 9 बजते कि आके दूल्हे भाई बैठ जाते टीवी के ऊपर और पूरे के पूरे, ओ ये हो रहा, असदुद्दीन अवैसी, वो फुला। अरे अब दिखाओ भाई, बताओ। रात में रोक फोन करते, रेमडेसिविर दिलाओ, टोसिलिमेब दिलाओ। कहां से मिलेगा? ये आत्मनिर्भर भारत है। खाली वादे, अब कितना दिए उतना आएंगे, वो प्लान कर दिए फुला। अरे है ही नहीं भाई मार्केट में। अगर ये सब मिल रहा है तो लोग क्यों फिर रहे फिर? और ये वक्त है कि पूरे स्टेट गवर्नमेंट को हम अपना हेल्थ का बजट, बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, 3% ऑफ जीडीपी हेल्थ पे खर्चा करता बांग्लादेश। हम क्या खर्चा कर रहे बताओ आप? 1% भी नहीं हो रहा हमारा। हम बढ़ाए क्या बढ़ाए? आप कुछ नहीं बढ़ाए। तेलंगाना सरकार से भी हम डिमांड करते हैं कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनाना चाहिए आपको। सामने जमीन है, बनाइए आप। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का मैं शुक्रगुजार हूं। कालेश्वरम, मिशन भगीरथा हो गया, बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट 5-4 साल में आप अस्पताल बनाइए। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनना चाहिए। ये वायरसेस चलते रहेंगे, एक्सपर्ट्स बोल रहे कि फिर वायरस थर्ड वेव आएगा। हमारा हाल यह है कि अब उठेंगे फिर खामोश हो जाएंगे, फिर आया तो फिर उठे। रिएक्शनरी काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी, पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। रिएक्शनरी होने से ही ये सब देख रहे आप। तो ये चंद बातें थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब सवालात करने की जरूरत नहीं है। तमाम जो बातें हमारे जर्नलिस्ट सोच के आए थे, मैं उसका तमाम का जवाब दे चुका हूं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। केंद्र सरकार को पहले यह काम करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश को ये वतन अजीज के जिम्मेदारों को ये बता दें कि इनकी सरकार भारत के मुल्क के हर शहरी का वैक्सीनेशन वो देंगे, उसका खर्चा बर्दाश्त करेंगे। दूसरा यह है कि ये जो जीएसटी रेमडेसिविर पर और ये तमाम चीजों पर उसको सरकार कम से कम 6-7 महीने के लिए निकाले और पीएम केयर्स फंड से, जिसका कोई ऑडिट ही नहीं है सिवाय नरेंद्र मोदी साहब उसका ऑडिट कर सकते, वो उसका लिबरल रहे, दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कुछ नहीं कर सकती इसमें, हर चीज वो कर सकती है और करना चाहिए उनको। भाई टिक टाक नहीं होगा, ये भी टिक टाक नहीं करने वाला हूं मैं। आप पूछ लो, पूछना है तो। आशीष कुछ पूछना चाहेंगे आप? इंग्लिश में वो बोल दें, बेसिक पॉइंट्स जो अरे अब वो इंग्लिश में बोल दे। भाई मेरे को स्क्रिप्ट राइटर नहीं है ना, लिख के देने कैसे। So basically, sir, you have raised several issues, and in particular, दूर ठहरिए, हटिए। जो एक मिनट, जो गैर मुताल्लिक़ अफराद हैं बाहर चले आइए, चलिए। After 1 year of lockdown, sir, we are witnessing the second wave of virus, not only in Hyderabad and Telangana, but across country we are witnessing severe
on healthcare facility, doctors, hospitals, there are no oxygen cylinders, no medicine. Where we failed, sir? Where we failed because of this government headed by His Highness Shri Narendra Modi. We failed because they didn't had that vision. They didn't plan for this. All the experts in the country were saying that the second wave will come. Those experts who have more than 10 to 13 degrees have been warning us. But this government was in deep slumber. This government headed by the Prime Minister, Shri Modi, while addressing the World Economic Forum, he openly claimed that we defeated Corona. Please go and read the speech of the Prime Minister given to Lok Sabha during the reply to President debate. He openly said that other foreign countries were pessimistic and suspicious, but we have defeated Corona. We have overcome Corona, COVID. It is their lack of planning, lack of concern for the people of India that we are seeing this carnage. We are seeing this deaths which are happening in thousands. Can you please tell me if it is happening in Delhi, what is happening in places like Eastern Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh, in rural areas of India? People don't even know why their wife, his child are dying. In Delhi it is happening. Can you imagine what is happening in rural area of our country? In Mumbai it is happening. In Telangana, Hyderabad we are facing this difficulty. What is happening in rural areas? What is the life of an Indian? Please tell me, who happens to be poor. Where is the government? There is no government. Mr. Modi is like a Badshah sitting in a palace. He is not seeing what is happening outside his palace. He has no concern for people who are dying out there outside his palace. In the capital of our country, why didn't you placed orders for that PSA oxygen? It took you 8 months. You take decision to waive off import duty 2 days ago. Your Uttarakhand Chief Minister invites people. Your Health Minister says we have defeated Corona. Your every member of Parliament stood up in Lok Sabha and said we have defeated Corona. You took credit for vaccine. Where is the vaccine? There is no vaccine available. For God's sake, what is this government doing? And what are the governments doing? No vaccine is there. We have nothing is left. Everything is in ruins. This is the state of affairs in our country. You have also raised the issue of GST, sir, on important medicine, emergency medicine, including oxygen and oximeter. It has GST. What appeal as a member of... Waive it off for next 6 months, for God's sake. Waive it off, please. Doesn't this government want to save any more lives? Waive it off, for God's sake. क्या करेंगे पैसा रख के जब लोगों की लाशों के अंबार खड़े हुए हैं? When people the deaths are piling up, when cremation grounds are not stopping from doing the funeral rites of people who are dying, graveyards are full. In some Muslim graveyards, not even a single grave is being made. A big grave is dug and people are putting 10, 5, 6 bodies in that. What advice you will give it to central government as well as state government, different state government? You see, it's not an advice. I am only telling the Prime Minister, will he rise up to his constitutional duty of saving the lives of people of India or not? You must rise up and save the lives of people of India. You cannot stop doing this dramatics, all this emotional blackmail which you are doing. Do something on the ground. Nothing is happening on the ground. Atmanirbhar Bharat, what Atmanirbhar? My foot Atmanirbhar Bharat. If Atmanirbhar Bharat was there, why do you require help from oxygen from Saudi Arabia? Why do you require oxygen from other countries? What is Atmanirbhar Bharat? Please tell me.
If Atmanirbhar Bharat is there, where people call me at in the morning 2 a.m. we require remdesivir, tocilizumab. Where can I get? What Atmanirbhar Bharat is talking about? They have failed completely in discharging their constitutional duty. You fear another lockdown, sir, or you will support another lockdown? I have written an article in Telangana Today last year opposing the lockdown. I stand by my article which I have written. Please read that.